Hello everyone, this is Ram Yadav. Welcome again to our YouTube channel. So we are here to discuss about topic digestion and absorption, and we had earlier discussed about these key points. Now we are seeing this human digestive system, and we had discussed about the oral cavity, tongue and teeth. So our mouth part is closer to end. We will proceed now for the pharynx. So we will just see the detail about pharynx. So this pharynx is a common passage for food and air. The oral cavity led to this small part that is called as pharynx, and this pharynx alters the pathway of food and air both. So the oral cavity led into a short pharynx. We can say that कि oral cavity हमने देखा था कि oral cavity के बाद जब आगे की बात करेंगे तो आगे आएगा pharynx. ठीक है, अब pharynx जो है वो कॉमन पासेज है. ठीक है, इट्स अ कॉमन पासेज किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर. तो फूड और एयर के लिए ये एक कॉमन पासेज है. ठीक है, अब जो ईसोफेगस है और जो ट्रैकिया है वो ओपन करता है फेरिक्स के अंदर. यानी कि हम क्या कहेंगे कि जो ईसोफेगस है हमारा फूड पाइप, ईसोफेगस जो कि फूड पाइप है, एंड द ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं. तो ये दोनों जो हैं ये अब ओपन होंगी इनटू फेरिक्स. ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक ऐसा कुछ दिखेगा कि जैसे मैं अगर रफली देखता हूँ तो मैंने कहा यार दिस इज फेरिक्स. ठीक है, ओके. तो अब जो है यहाँ तक मान लो हम माने कि यहाँ पे एक तरह का फ्लैप होता है और इस ओपनिंग पे भी एक तरह का फ्लैप होता है. ठीक है, अब मैंने कहा कि जब फूड एंटर कर रहा है, आगे प्रोसीड कर रहा है, तो उसको जाना है किसके अंदर? इस विंड पाइप, फूड पाइप के अंदर, इस फूड पाइप के अंदर. ठीक है, ये जो विंड पाइप है इसको तो कैसे जैसे बचना होगा ना, मतलब ताकि ये फूड एंटर ना कर पाए, तो इसको तो बचना होगा. और फूड पाइप है उसके अंदर खाना जाना चाहिए आसानी से. तो अब मैं क्या कहता हूँ कि जैसे ये तो कॉमन पासेज है, ये वाला पूरा कॉमन पासेज है, और अगर इसमें आया तब तो ठीक है, फूड पाइप में आ गया भाई, ठीक है, खाना आ गया हमारा. लेकिन विंड पाइप के अंदर चला गया फिर क्या होगा, और इसको जाने से रोकेगा कौन? तो कई तरह के सवाल हैं. तो कई तरह के सवाल का जो जवाब है वो छुपा पड़ा है किसके अंदर? मैं देखूं तो किसके अंदर? ये जो हमारा, ये तो हमने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये हमारी फूड पाइप है, खाना इसके अंदर जाना है. ठीक है, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम एपीग्लोटिस. ठीक है, और ये जो है इसको बोलेंगे हम ग्लोटिस. ठीक है, अब ये एपीग्लोटिस और ग्लोटिस ये क्या चीज़ है, मतलब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस पढ़ने के लिए हम ये देखते हैं कि ग्लोटिस जो है वो तो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ लैरिक्स, यानी लैरिक्स की ओपनिंग है. कौन? ये हमारी ग्लोटिस. ठीक है, और ये जो एपीग्लोटिस है ये क्या है? ये एक तरह का फ्लैप है जो कि एक स्लोप की तरह काम करता है. जैसे हम देखते हैं एक ऐसा कुछ हमारा ये घर है, इस घर पे हम एक स्लोप बनाते हैं जिसके
ऊपर हम ऐसे बाइक चढ़ाते हैं अंदर घर के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्लोप है हमारी, इस स्लोप जैसा काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एपिग्लोटिस। तो ये जो एपिग्लोटिस है यहाँ पे ये फ्लैप बना हुआ है, तो खाना जब इसके ऊपर गिरेगा तो ये स्लाइड करेगा और ये वेट की वजह से पीछे चला जाएगा। जब ये पीछे जाएगा तो इस ग्लोटिस को ये कर देगा क्लोज, ग्लोटिस को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो यानी ग्लोटिस जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद विंड पाइप यानी कि हमारी ट्रैकिया जो है वो क्लोज हो गई। अब यानी खाना जो है वो ट्रैकिया के अंदर तो जा नहीं सकता, लेकिन एक इशू तो है ही ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, मतलब आराम से नॉर्मली खाना खाइए। तो वो किस रीज़न से है कि अगर बोले हम तो बोलने से क्या होगा, लैरिक्स में वाइब्रेशन। अब लैरिक्स में वाइब्रेशन होगी, लैरिक्स की ओपनिंग कौन है, ग्लोटिस। तो ग्लोटिस जो है वो ओपन हो जाएगा और चांसेस हैं कि जो फूड है वो एंटर कर जाए ग्लोटिस से होते हुए ट्रैकिया के अंदर, दैट इज़ आ विंड पाइप। तो इसको बचाने के लिए जस्ट हमने क्या किया, हमने तो क्या किया, भगवान ने किया वैसे तो, कि ये फ्लैप बना दिया। इस फ्लैप पे जब खाना गिरेगा ये वेट की वजह से पीछे खिसकेगा और इसको जो है ये क्लोज कर देगा, दैट इज कॉल्ड आर ग्लोटिस। तो अच्छे से देखते हैं इसके लिए। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले हम बात करेंगे एपिग्लोटिस के बारे में, ठीक है। एपिग्लोटिस के बारे में बात करी तो एक टाइप का ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, फ्लैप होता है ये, जो कि प्रिवेंट करेगा, विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड, यानी हमारा जो फूड है, एंट्री ऑफ हमने बोला फूड इनटू ग्लोटिस, ठीक है। और ये जो ग्लोटिस है इसको ये एक्चुअल में क्या कर देगा, यानी हम बात करेंगे अगर एपिग्लोटिस की, इट एक्चुअली क्लोजेज द ग्लोटिस, यानी एक्चुअल में क्या कर रहा है, ग्लोटिस को क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो ग्लोटिस के क्लोज होने की वजह से क्या होगा कि जो फूड है वो एंटर नहीं कर पाएगा और ग्लोटिस क्लोज हो जाएगा, तो यानी विंड पाइप क्लोज है एक तरह से, तो विंड पाइप के अंदर उस टाइम खाना नहीं जा पाएगा। ओके, अब ये ग्लोटिस क्या है, तो ग्लोटिस के लिए देखते हैं। इट इज द ओपनिंग ऑफ लैरिक्स, ठीक है। और लैरिक्स हमारा साउंड बॉक्स, ये तो पता ही होगा ना आपको लैरिक्स के बारे में। तो अब हमने देख लिया कि एपिग्लोटिस और ग्लोटिस क्या चीज़ है, दोनों का काम क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं ये, ठीक है, और कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं खाने को विंड पाइप के अंदर जाने से। अब जो फेरिक्स है उसको हमने बोला कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फेरिक्स के जो रीजन हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। तो सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है नेजोफेरिक्स। तो नेजोफेरिक्स जो है वो यहाँ पे नेजल पार्ट के अंदर हो गया, नेजल चैम्बर। ओरोफेरिक्स यानी यहाँ पे ओरल कैविटी के अंदर, ओरो मीन्स ओरल कैविटी यार। तो लैरिंगोफेरिक्स बोले तो कि इस लैरेंजियल पार्ट के अंदर जो फेरिक्स है हमारा उसको हमने बोला लैरिंगोफेरिक्स। तो ये 3 टाइप की टर्म्स हैं, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंगोफेरिक्स। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई कॉमन, ये जो है कॉमन, एक तो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों का कॉमन पाथ है फेरिक्स हमारा, और एक जस्ट हमारे यहाँ पे एट द कॉर्नर लास्ट में ओरल कैविटी के एक घंटी जैसा कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं उव्यूला। तो एक्चुअली क्या है ना कि इसकी बात लगभग वैसे तो कोई बताई नहीं जाती और ना ही ऐसा कुछ काम आता है ये खास, मतलब हमारे लिए। तो स्टडी के हिसाब से यूँ है कि भाई जस्ट नॉलेज के हिसाब से हमें पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे एक ऐसी टाइप की एक घंटी आप देखते होंगे मतलब लास्ट में, तो इसको हमने बोला ओव्यूला, UVULA। तो ये ओव्यूला जो है ये मैन के अंदर डिवाइड करेगा फेरेंजियल कैविटी को डोर्सल नेजोफेरिक्स और वेंट्रल ओरोफेरिक्स के अंदर। यानी कि डोर्सल तो अपना आ गया नेजोफेरिक्स और वेंट्रल पार्ट में कौन आ गया हमारा ओरोफेरिक्स। ठीक है, अब जो इंटरनल हमारी नोस्ट्रिल्स है वो ओपन होंगी नेजोफेरिक्स के अंदर। तो इंटरनल नोस्ट्रिल्स विल ओपन इन नेजोफेरिक्स। ठीक है, अब जो नेजोफेरिक्स की वाल है वो उसके पास कोई ओपनिंग है एक, तो आप लोग बता सकते हैं मतलब क्या सच में बता सकते हैं कि कौन सी ओपनिंग है? चैप्टर बताऊं क्या, न्यूरल वगैरह में तुमने पढ़ा हो अगर ऐसा कुछ हुआ हो, चल कोई बात नहीं। तो इसके पास नेजोफेरिक्स के पास एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, अब जो है पोस्टीरियर वाल जो है फेरिक्स की, उसके पास गुलेट होता है जो कि इसोफेगस हमारा जो फूड पाइप है उसमें लैड करेगा, और एक उसके पास ग्लोटिस होता है जो कि हमारा रेस्पिरेटरी पूरे ट्रैक्ट में एंटर करवाएगा। यानी कि ग्लोटिस के बारे में तो हमने देख ही लिया कि ग्लोटिस जो है वो लैरिक्स की ओपनिंग है, तो यानी एक तरह से ये पूरा विंड पाइप के अंदर हमें एंटर करवाएगा। और इससे पहले हमने जस्ट देखा कि हमारे पास एक गलेट है जो कि हमें ईसोफेगस के अंदर एंटर करवाएगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम, एक तो हमारे पास गलेट है जो कि हमें एंटर करवाएगा ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, और ग्लोटिस हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट तो बस यही बच जाता है कि जैसे कि हमारा बक्कल कैविटी हो गया, अंदर की नेयर्स हो गई, ईसोफेगस हो गया और लैरिक्स हो गया, ये ऐसे करते करते ओपन होता जाएगा, और यूस्टेचियन ट्यूब हो गया जैसे। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और मैमल्स के अंदर एज यू नो ग्लोटिस जो है वो उसको गार्ड कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है, और ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है ये। तो बस ये कुछ बातें हैं एपिग्लोटिस और ग्लोटिस के लिए याद रखने के लिए, और इसी से आपके क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे और आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो दैट्स ओके अबाउट फेरिक्स। तो फेरिक्स के लिए हमने ये सारा पढ़ लिया है, सो प्लीज़ मेंशन इन योर नोट्स एक्यूरेटली। और हमने जैसे कि एपिग्लोटिस और ग्लोटिस की बात की, इनको भी ऐड कीजिएगा। और जो ये 3 पार्ट हमने देखे हैं फेरिक्स के, इसमें नेजोफेरिक जो है नेजल चैम्बर के अंदर है, नेजल पार्ट, और ओरोफेरिक जो है ओरल कैविटी के अंदर है, और लैरिंगोफेरिक्स जो है वो लैरेंजियल पार्ट के अंदर है। तो इस तरह से आप इनको मेंशन कर सकते हैं। बाकी इनके बारे में कुछ ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस नाम पता होना चाहिए हमें। दैट्स ओके अबाउट इट। सो नाउ वी विल सी ए डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम है ये। हमने यहाँ पे ओरल कैविटी देखी है, माउथ देखा, इसके बाद में फेरिक्स देखा हमने, और ये जो है ये ग्लैंड्स है हमारी, ये 3 जो हैं ये सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारी। तो ये इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ते हैं मेजर ग्लैंड्स में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, कि मेजर ग्लैंड्स में हमारे 3 टाइप की ग्लैंड्स आ जाएंगी, और जो मेजर हैं हमारी बॉडी की, तो उनमें ही हम सलाइवरी ग्लैंड भी पढ़ लेंगे, लीवर भी पढ़ लेंगे, पेनक्रियास भी पढ़ लेंगे। दैट्स ओके अबाउट इट। अब अपन नेक्स्ट पे फॉरवर्ड होते हैं, तो दैट इज़ आर ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है ये आप देख रहे हैं कि एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि वेरी लॉन्ग, मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब, जो कि एंटर करेगी किसके अंदर, स्टमक के अंदर। और इसकी एंट्री को कोई स्फिंक्टर होते हैं जो गार्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक तो 2 स्फिंक्टर पढ़ने हैं, एक यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी एक टाइप का स्फिंक्टर होता है। ठीक है, जो माउथ से यानी इस फेरिक्स रीजन से और इस इसोफेगस के अंदर एंट्री को गार्ड करता है। तो यानी यहाँ पे हमने देखा कि 3 टाइप के क्या है हमारे पास
स्फिंक्टर हैं। तो इसको जब मैं बोलूँगा तो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये तो हमारा अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया, और ये हमारा हो जाएगा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। दैट्स ओके। और ये जो है स्टमक के एंड पार्ट पे, इसको हम बोलेंगे क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर। वो बाद की बात है, चलो बाद में करते हैं वो। तो हमने देखा, अभी हमें ईसोफेगस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये दो टाइप के स्फिंक्टर का पता होना चाहिए, एक तो, और एक ये मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब है, इसके अंदर कुछ ऐसे 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 मूवमेंट होती है, यानी कि अंदर से इसकी मसल्स में मस्कुलर कुछ मूवमेंट है। उस मूवमेंट के बारे में भी हम पढ़ लेंगे कि वो किस टाइप की होती है और क्या कैसे शो करती है, उसको बोलते क्या हैं हम एनसीईआरटी लैंग्वेज में, ये भी हम पढ़ लेंगे। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ईसोफेगस। तो आपने देखा कि अभी फेरिक्स पढ़ा हमने जस्ट, फेरिक्स से अब जो फूड है वो एंटर कर रहा है हमारा ईसोफेगस के अंदर, और उसकी एंट्री को गार्ड कर रहा है कौन? अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही पढ़ लेते हैं कि यार ये स्फिंक्टर है जो, ये चीज़ क्या है, मतलब स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर क्या है एक्चुअली, हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि इट अलाउज द एंट्री ऑफ फूड into next parts of alimentary canal in a fixed proportion। कि हमने बात की एक फिक्स प्रपोर्शन के अंदर हमने एंटर करवाना है फूड को, तो उसमें हमारी हेल्प करता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर को एज ए एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक रूम है, और अब क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा था फ्री वाईफाई। तो आजकल बच्चे क्या है ना, फ्री वाईफाई होता है तो घर पे बैठे हैं तो वाईफाई तो चाहिए होता है, क्योंकि जो नेट मिलता है डेली नेट, वो तो हमारा कंज्यूम हो चुका होता है ना, मतलब डेली डाटा तो उसके बाद तो वाईफाई चाहिए। अब देखो कि फ्री वाईफाई लिखा है तो यानी भीड़ इकट्ठा हो गई, यानी कि लोग भागे आ रहे हैं, मतलब ग्रुप में कि मैं लूँगा फ्री वाईफाई, मैं लूँगा। तो यानी कि इतना सा गेट है, इसमें से 5-6 लोग एक साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है ना कि हमने देखा कि यार फ्री वाईफाई तो चलो ठीक है, ये तो जन सेवा के लिए हो गया, लेकिन अब जो ये एक साथ इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये बार बार इस गेट को और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगाड़ रहे हैं, और साथ में ही ना ही तो वो ढंग से घुस पा रहे हैं, और वो एक साथ आ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मान लो कुछ भी XYZ, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो हमने एज ए रिजल्ट यहाँ पे एक गार्ड को खड़ा किया। अब ये गार्ड जो है, ये यहाँ पे क्या करेगा कि इस एंट्री को, जो ये इतने लोग एंटर हो रहे हैं, इस एंट्री को गार्ड करेगा, और यहाँ से वो 1 बाय 1 आगे जाने देगा। ठीक है, यानी जितना फिक्स प्रपोर्शन के अंदर उसको सुटेबल लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, 2 को एक साथ जाने देते हैं, 1 को जाने देते हैं, तो वो उसके हिसाब से मैनेज हो जाएगा फिक्स प्रपोर्शन के अंदर, यहाँ से दूसरे पार्ट में वो जा सकेगी। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे है, ये जो हमारा स्फिंक्टर है ये ऐसी ही एंट्री को अलाउ करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यार ईसोफेगस के लिए देखते हैं। ईसोफेगस एक टाइप का पतला, यानी पतली ट्यूब है हमारी, लॉन्ग ट्यूब। तो इसमें हम लिखते हैं ईसोफेगस के अंदर, यहाँ से हम ईसोफेगस स्टार्ट करते हैं। इट इज अ थिन मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर लॉन्ग भी इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं, लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड, जो कि एक्सटेंड होती है कहाँ पे? पोस्टीरियरली, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट से जो एक्सटेंड होगी
हमारी नेक से पास होती हुई थोरैक्स और डायफ्राम। तो यानी हम इसमें क्या लिखेंगे कि हमने देखा लॉन्ग ट्यूब है ये, ठीक है, विच एक्सटेंड्स, हम ऐसे लिख सकते हैं विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली। ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, यानी नेक से ये पास होगा, ठीक है। पासिंग थ्रू द नेक, ठीक है। अब नेक से पास होते हुए ये लेड करेगा किसके पास, यानी किस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेडिंग टू स्टमक, स्टमक, ठीक है। स्टमक तक पहुंचने की कोशिश करेगा, कोशिश क्या, पहुंचता ही है, ठीक है। और ये जो हमारा स्टमक है ये किस टाइप का है, जे शेप्ड हमारा एक बैग है, ठीक है। तो इस जे शेप्ड बैग के अंदर ये एंटर करेगा और इसकी एंट्री पे हमने देखा था कौन होगा, हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया और ये वाला जो है ये हमारा क्या हो गया, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि इस एंट्री को गार्ड कर रहा है कि फूड जो है वो कैसे एंटर करना है, कितने अमाउंट में एंटर करना है और कितना टाइम से एंटर करना है। अब इसको हम जो है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं वैसे, क्योंकि गैस्ट्रो वर्ड यूज हुआ है स्टमक के लिए। तो स्टमक के लिए हमने कहा कि गैस्ट्रो वर्ड यूज हुआ, ठीक है। तो गैस्ट्रो यूज हुआ अगर स्टमक के लिए, तो इसको, इस स्फिंक्टर को हम बोल सकते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। इसको बोला हमने गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है जी। इसके बाद में हम देखते हैं कि यार जो ये इसोफेगस है ये एक तरह से देखें हम तो गलत से होते हुए स्टमक तक, फिर स्टमक के बाद में हमारे पास एक स्फिंक्टर आता है, फिर इसको कनेक्ट करता है। यानी एक्चुअली जो है ये इसोफेगस जो है ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है फेरिक्स को, फेरिक्स टू स्टमक, स्टमक को फेरिक्स के साथ कनेक्ट करने में योगदान है हमारे इस इसोफेगस का, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड एज फूड पाइप, ठीक है। तो ये हमने सारा डिटेल स्टडी की इसोफेगस के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा जो स्लाइड है वो बता रहा है हमें कि कुछ लेयर्स है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू अप टू द रेक्टम, यानी हमारे पास पूरा इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये कुछ 4 टाइप की लेयर्स हैं। तो इन लेयर्स की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन फर्स्ट यही है कि ऑर्डर क्या है इनका, ऑर्डर ऑफ लेयर्स, यानी सबसे बाहर कौन है, उसके बाद कौन आएगा, सबसे अंदर कौन आएगा, इस तरह से। तो इन लेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे बाहर हम जो देख रहे हैं वो हमें पता है सिरोसा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर हमारी कौन हो गई, सिरोसा हो गई। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ इनर तो सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, और ये किसकी कैटेगराइज लेयर्स है, मतलब एक तरह से मस्कुलरिस। तो ये हमारा सेकंड हो गया मस्कुलरिस। आउटर से जब देखेंगे हम, तो आउटर से जब देख रहे हैं, आउटर से जब देख रहे हैं तब तो 1 2, उसके बाद में हमारा कौन, सब म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा थर्ड एंड दिस म्यूकोसा इज फोर्थ एंड लास्टली दिस आर ल्यूमन। तो ये हमारा ल्यूमन हो गया। तो हम जब इसका ऑर्डर देखेंगे
तो फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से होते हुए, तो सबसे पहले आएगी जो हमारी वो होगी सीरोसा, उसके बाद नेक्स्ट होगी हमारी मस्कुलैरिस, ठीक है, मस्कुलैरिस, ओके। उसके बाद हमारी कौन है, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और लास्ट कौन है, म्यूकोसा। तो ये हमने हमारी 4 लेयर्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। अब जो हम देख रहे हैं कि यार इन मसल्स का, इन लेयर्स का हमारे अंदर यूज़ क्या है, कैसी स्मूथ लेयर्स मिलती हैं, स्मूथ मसल्स मिलती हैं, स्केलेटल मसल्स जो हमारे अंदर मिलती हैं, इन सब का रोल क्या है, कैसे ये वर्क करती हैं। तो यानी विसरल पेरिटोनियम जो है वो हमारे ईसोफेगस के अंदर तो भैया एब्सेंट होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है। और जो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बाहर, सबसे बाहर मिलती हैं हमारे, यानी कि सबसे बाहर मिलने वाली जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है हमारी, उसको हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया। तो ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है जो हमें बाहर मिलेगी सबसे, ठीक है। और जो हमारा ईसोफेगस है उसका लगभग 1/3 पार्ट जो है वो तो एक तरह से स्केलेटल मसल से बना हुआ है। तो यानी कि 1/3 पार्ट को जब मैं देखूंगा तो ये हमारा बना है स्केलेटल मसल से। तो 1/3 पार्ट किससे बना है हमारा, स्केलेटल मसल। और जो बाकी का मिडल वाला जो 1/3 पार्ट होगा वो स्केलेटल और स्मूथ दोनों का बना होगा, क्योंकि उसमें हमें थोड़ी स्मूथनेस भी चाहिएगी। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट जो है वो हमारा सेम ही प्रपोर्शन का होगा लगभग, और उसमें ओनली एंड ओनली स्मूथ मसल्स होंगे, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं कि यार ईसोफेगस जो है ये कहाँ से जो है निकलता है, तो इसकी बात जब मैं करूँगा तो हम जो ये देखते हैं कि यार ये हमारा फ्रंट में जो ये मीडियास्टाइनम है, मीडियास्टाइनम, और ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाते हैं फिर, लंग्स। तो दोनों साइड हमारे क्या आ गए, ये लंग्स आ गए, मतलब इतना गैप नहीं होता है, दैट्स ओके। लेकिन ये जो हमारे लंग्स हैं इनकी हम जब बात करेंगे तो एक तो लंग्स के बीच में और एक ये मीडियास्टाइनम, तो यानी इस मीडियास्टाइनम और लंग्स के बीच में ये हमारा जो क्या ईसोफेगस है ये पास करता है, ठीक है। दैट्स ओके अबाउट ईसोफेगस, इतना ही पढ़ना है हमें, कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है। बस ये था कि ये कनेक्ट करता है फेरिक्स को किसके साथ, स्टमक के साथ। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा अच्छे से। और ये जो लेयर्स हमने एलिमेंट्री कैनाल की पढ़ी है इनका ऑर्डर याद रखिएगा कि आउटसाइड से जब पूछेगा तो सीरोसा इज द फर्स्ट, सेकंड इज मस्कुलरिस, थर्ड इज सब म्यूकोसा एंड फोर्थ वन इज म्यूकोसा। तो ये ऑर्डर याद रहना चाहिए हमें। इसके बाद में हम अगर देखें कि आप बोलोगे कि सर इन 4 लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो हमें, तो दैट्स ओके, हम बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और हम चलते हैं स्टमक पे, ठीक है। स्टमक के लिए हम बात करेंगे जब, तो यानी स्टमक में सबसे पहली जो चीज़ हमें दिख रही है कि ईसोफेगस जो है यहाँ एंटर हुआ है जस्ट, और यहाँ हमने बात की एक स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर की। उसके बाद में ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका स्टमक का, दिस इज द फंडस पार्ट, एंड दिस सेकेंड पार्ट इज कार्डियक पार्ट, एंड थर्ड वन इज पाइलोरिक पार्ट विच इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टमक। और इस टर्मिनल पार्ट के बाद हमने देखा कि ये एक सी शेप का एक तरह से ऑर्गन या पार्ट स्टार्ट हो जाता है, और इससे जस्ट पहले यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक स्फिंक्टर होता है। तो इस स्फिंक्टर की भी बात की थी हमने कि पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम है इसका। तो ये क्योंकि पाइलोरिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है इसीलिए इसको जस्ट पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल दिया, और इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारा कार्डियक रीजन के अंदर है। तो एक तरह से क्या है ना कि हमने ये स्टमक का ओवरव्यू लिया है, और अब स्टमक की बात करेंगे तो ये लोकेशन की बात करते हैं इसकी। तो लोकेटेड
लोकेटेड एट, या फिर इन बोल सकते हैं हम, यानी कि किस पोर्शन के अंदर ये एक्चुअली लोकेटेड है। तो ये अपर लेफ्ट पोर्शन है हमारी एब्डोमेन कैविटी का, तो ये अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसके पार्ट्स की बात करेंगे तो इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास पहला पार्ट है कार्डियक पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे इसोफेगस ओपन कर रहा है जस्ट, और फंडस पार्ट जो है, और लास्ट वन इज पाइलोरिक पार्ट। तो इसके पार्ट्स की बात करूँगा, पार्ट्स ऑफ स्टमक की, तो हमने क्या देखा इसमें कि फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने बोला कार्डियक पार्ट है, जहाँ से इसोफेगस जस्ट एंटर किया है अभी उस पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट इज आर फंडस पार्ट, एंड द थर्ड वन इज आर पाइलोरिक पार्ट। तो ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए स्टमक के। अब हमने देखा कि यार लास्ट जो पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, ये किसके अंदर एंट्री करवाएगा स्टमक की, तो ये हमारा एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हमने सुपीरियर पोर्शन बोला है किसका, ड्यूडेनम का। यानी ये ड्यूडेनम का सुपीरियर पोर्शन है ये वाला, तो यानी ये जो सी शेप्ड पार्ट है हमारे पास, ये ड्यूडेनम है एक्चुअली। तो ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट्स ओके। अब हमने बात की यार लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है ये, और ये एक बैग जैसा होता है, ये बैग जैसा दिख रहा है हमें, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट्स की बात कर ली हमने। और अब जो इसके जंक्शन पे यानी कार्डियक पे देखें और एक लास्ट वाले पाइलोरिक पे देखें, तो 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इस स्फिंक्टर की अभी हमने जस्ट पीछे वाली स्लाइड में बात की थी, इसको हमने बोला था गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, इसकी बात कर लिया हमने, और स्फिंक्टर का रोल देख लिया कि रोल क्या होता है, ये एंट्री को अलाउ करेगा इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, दैट्स ओके। अब उसके बाद में जब हम देखते हैं तो ये एक लास्ट में पाइलोरिक पार्ट है, वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होगा। तो उस स्फिंक्टर का नाम क्या है, तो हम इसको लिखेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसमें हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर की भी बात कर ली है, सो दैट्स ओके अबाउट इट। तो यानी ऊपर से हमने सारा ओवरव्यू लिया है इसका स्टमक का। अब जो स्टमक के अंदर एक तो मसल्स हैं उनकी बात करेंगे, एक स्टमक क्या क्या रिलीज करता है और वो किस काम में आता है उसकी बात करेंगे। तो जो ये आई शुड चूज द कलर, जस्ट 1 मिनट, हम ले लेते हैं रेड वाला। ठीक, ये जो स्टमक की वाल्स हैं, ये जो स्टमक की वाल्स हैं, ये जो कार्डियक रीजन में एक्चुअली जो प्रेजेंट है, ये जो वाल्स हैं, इन वाल्स के अंदर हमने बोला इनको वाल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारी, तो इनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट हियर। इन वाल्स के अंदर हमने देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, तो इसकी जस्ट बात करेंगे। तो ये जो ग्लैंड्स हैं इनमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एक ही पॉइंट है कि ये कुछ जूस सिक्रीट करेगी, हर ग्लैंड कुछ ना कुछ जूस सिक्रीट करेगी, और उसके नेचर के हिसाब से वो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस हो गया। पैनक्रियाज के अंदर देखेंगे तो पैनक्रिटिक जूस होगा। ऐसे ही हमने कहा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से कुछ रिलीज होगा, सिक्रीट होगा, प्रोड्यूस होगा, उसको हमने बोला गैस्ट्रिक जूस। अब मेन बात ये आती है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर होगा क्या, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होगा, उसके लिए तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे जो वाल्स हैं ये क्या रिलीज करेंगी हमारी, ये वाल्स रिलीज करेंगी हमारी HCl, एक तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये हमारी रिलीज करती है साथ साथ में क्या चीज़, कुछ म्यूकस भी,
यानी म्यूकस। सेकेंडली हमने बोला कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और ये म्यूकस हमारे किस काम में आता है? कैन यू टेल म्यूकस किस काम में आता है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो म्यूकस जो है हमारी लाइनिंग को जस्ट प्रोटेक्ट करने के काम आता है थोड़ा बहुत, तो इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प होती है बस थोड़ी सी। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो कि स्टमक की वाल्स में प्रेजेंट है, उसमें हमने बात की कि एक तो HCl प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये हमारी क्या करता है? ये हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन के अंदर हमारी क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो दैट्स ओके कि गैस्ट्रिक जूस है जो वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए, व्हाट डज गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स? तो गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें क्या होगा? व्हाट डज गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स? तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तो हमने पढ़ा HCl। सेकेंडली हम देखेंगे इसमें म्यूकस होगा, ठीक है, म्यूकस बात कर ली। और थर्ड एक एंजाइम होता है, और क्या आप बता सकते हैं वो एंजाइम कौन सा होता है? तो हमने एंजाइम में शायद बात भी की होगी इसकी, चलो कोई बात नहीं। पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा इसमें? पेप्सिन एंजाइम। तो ये 3 मेजर सिक्रीशंस हैं हमारी गैस्ट्रिक जूस की या गैस्ट्रिक ग्लैंड की, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये 3 टाइप के वेरिएंट्स, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन सब का रोल क्या है, किस किस में हेल्प करेंगे ये। तो इनका रोल एक्चुअली जब हम बात करते हैं HCl की, तो ये हमने कहा कि ये हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने स्टमक बोला वो हो गया। अब जैसे ही इसमें खाना एंटर किया, तो ये जो खाना एंटर किया है इसके अंदर, अब इसके ऊपर जस्ट इसकी वाल से जो HCl निकला है वो इसको अच्छे से क्या कर देगा? मिक्सअप कर देगा। यानी ये जो हमारा फूड है अब किस पे, किसका अटैक हुआ है इसके ऊपर? तो हमने कहा HCl का। HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मेन बात है कि एसिड है, एसिड है, और इसकी pH भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यानी pH इसकी लगभग 1 के अराउंड होती, तो अप्रोक्स हम 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी लो pH के अंदर तो ये एसिड जो है ये तो हमारे फूड को पूरा सत्यानाश कर देगा, मतलब उसका फूड का, ठीक है ना। तो यानी फूड का जो सत्यानाश हुआ है इससे हमारी बॉडी को हो गया फायदा भैया, ठीक है, हमारी बॉडी को क्या हो गया? इससे फायदा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ स्टार पॉइंट्स मिले हैं कि फायदा हुआ है, तो अच्छी बात है, प्रॉफिट, सबको प्रॉफिट ही तो चाहिए। तो ये जो फूड है इसके अंदर एक्चुअली ये HCl जो है ये पूरा इसको अच्छे से गला देता है, और छोटे छोटे और फाइन पार्टिकल्स के अंदर इसका ब्रेक डाउन कर देता है। तो यानी अब ये जो फूड है हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया भी अच्छे से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अब यानी इसके अंदर से हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि सरफेस एरिया का इंक्रीज होने का मतलब क्या है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या था हमारा? कि हमने एक तरह से इसको अच्छे से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार कर लिया। तो यानी HCl जो है ये ब्रेक डाउन कर देगा छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स के अंदर। दैट्स ओके, होना भी चाहिए ऐसा, तो एसिड था तो कर भी दिया इसमें। अब हमने बात की यार कि HCl का तो ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में इसकी ग्लैंड जो है ये कुछ म्यूकस भी तो सिक्रीट कर रही हैं। म्यूकस का रोल क्या है एक्चुअल में, क्या आप बता सकते हैं? ओके, चलो देखते हैं कि म्यूकस का रोल क्या है। तो म्यूकस का रोल क्या है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये जो लाइनिंग है हमारी स्टमक की, ये एक तरह से अभी जो दिख रही है हमें ये तो थिन है कि भाई यार एसिड है, pH उसकी इतनी कम है, तो यानी इतना खतरनाक एसिड इसके अंदर पड़ा है, तो ये तो इसकी वाल्स को क्या कर देगा? डिसरप्ट कर देगा, ठीक है। तो इसकी वाल जो है ये खराब हो सकती हैं,
और इसकी वाल्स में क्या फैल सकती है, एक तरह से एसिडिटी फैल सकती है। तो यानी इस एसिडिटी को बचाने के लिए हमने यहाँ पे हमने तो क्या वैसे कि गैस्ट्रिक जूस जो था इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के हेल्प से उसको हमने बोल दिया म्यूकस। ठीक है, तो ये जो म्यूकस प्रेजेंट है हमारा, ये इसकी वाल्स को प्रोटेक्ट करेगा एसिड से और इसकी एसिडिटी को थोड़ा सा संभाल के रखेगा। ठीक है, तो इसका रोल क्या होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ स्टमक, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिडिक नेचर ऑफ सिक्रीशन। जो सिक्रीशन की वजह से एसिडिक नेचर आया था उससे ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो साफ साफ बात ये है कि एसिडिक की जगह यहाँ पे हम बोल सकते हैं HCl से ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वाल्स को। तो एक क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सुना होगा, वैसे तो बाय चांस कभी सुना हो कि ओल्ड या फिर हम बोलते हैं एज्ड एडल्ट्स के अंदर, एज एडल्ट्स के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्यों आती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्यों आती है? तो क्या आप बता सकते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों आती है? जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी अभी जस्ट हमने थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक एक इसको ख़त्म किया है, तो उसके कंसेप्ट से ही कुछ ऐसे सोच लीजिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता होगा। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो हमने कहा कि एसिडिटी प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है, तो ये जो म्यूकस है ये सिक्रीट होना हो जाता है भैया कम, एज के साथ साथ ये म्यूकस हो गया हमारे पास कम। और एज के साथ यानी एज अगर बढ़ रही है और म्यूकस की लाइनिंग जो है वो हमारे पास घट रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है अगर, तो हमने क्या कहा कि म्यूकस लाइनिंग के डिक्रीज होने की वजह से स्टमक की जो वाल्स हैं वो एसिडिक नेचर से क्या हुई, इंटरेक्ट हुई और वहाँ पे एसिडिटी बढ़ने के चांस हो गए। यानी कि उस वाल का जस्ट एक थिन सेगमेंट टाइप रह गया, वहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग कम है। तो ये जो म्यूकस की लाइनिंग जो वीक हो गई थी इसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखेंगी। तो यानी ये तो सिंपल सा लॉजिक था, डायरेक्टली हमने जस्ट टॉपिक को कंप्लीट किया और उसके बाद में क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कुछ लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो ये हम सोच सकते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद में हमने कहा कि यार इसमें एक एंजाइम भी तो है और उस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन एंजाइम। तो ये पेप्सिन क्या करेगा, मतलब पेप्सिन का रोल क्या होगा, मतलब तो आप बता सकते हैं कि पेप्सिन का रोल क्या होगा? अच्छा 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छी ट्राई थी वैसे तो। ठीक है हम देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, कि पेप्सिन का रोल क्या है इसमें। तो पेप्सिन क्या रोल अदा करेगा अपना, पेप्सिन का रोल बता सकते हो क्या? चलो कोई नहीं, ये पेप्सिन है एक तरह का एंजाइम, और एंजाइम किस में काम आता है, किसी चीज़ का क्या करने के लिए, अच्छे से ब्रेक डाउन करने के लिए और उसके रेट को फास्ट करने के लिए। तो हमने यूँ देखा कि यार जो प्रोटीन्स हैं स्टमक के अंदर उन पे ये जो पेप्सिन है ये एक्ट करेगा, पेप्सिन उन पे एक्ट करेगा और उसको प्रोटीजेस एक तो, और साथ में हमारा पेप्टाइड्स कन्वर्ट कर देगा इन दोनों में। तो प्रोटीजेस और पेप्टाइड्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा जो पेप्सिन है थोड़ा सा वर्क करेगा। और जो हमने पढ़ा अभी कि HCl जो है हमारा, HCl ने क्या काम किया था कि pH को थोड़ा सा मेंटेन रखा, यानी उसकी हाई pH होने की वजह से, एसिडिक नेचर होने की वजह से उसमें जो फूड एंटर हुआ उस फूड ने क्या किया, बताओ जरा क्या किया, बता
अरे यार बता दो, ऐसे भी क्या बात है मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है। इस फूड ने क्या किया, इस फूड ने हमारे जो बोलस आया था, यानी माउथ से जब फूड आया था, हमने उसको बोलस बोला था, उस बोलस को कन्वर्ट कर दिया काइम के अंदर, यानी कि उसको एक तरह से एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत अच्छा सा सरफेस दे दिया, और दूसरा उसको कुछ फाइन ब्रेकडाउन दे दिया, जिसकी वजह से वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होकर आगे पास हो सके। ठीक है। तो अब यानी कि ये जो पेप्सिन है, इसका थोड़ा सा रोल देख लेते हैं हम। तो ये जो रोल है इसका, इसमें हमने बात की कि यार इसका रोल है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना जो कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन आर स्टमक, कि उस टाइम जो स्टमक के अंदर प्रोटीन्स आएंगे उनको वहीं पे क्या कर दिया जाएगा, उनको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये HCl जो हमने देखा था अभी अभी, कि ये HCl जो है ये किस काम में आया था, और इसका सेकंड काम क्या हो सकता है एक तरह से, बताओ जरा। HCl जो हमने पढ़ा है अभी, HCl के अंदर इसका सेकंड काम क्या हो सकता है, पेप्सिन के रिगार्डिंग, यानी पेप्सिन को कुछ फायदा हो जाए HCl से। HCl जो है प्रोवाइड करवाता है एक तरह का सुटेबल, और हम बोल सकते हैं कि एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, किसको, टू द पेप्सिन, लिख ही देता हूँ चलो, टू द पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम को। और पेप्सिन एंजाइम जो है वो हमारी इसके रिस्पॉन्स में किस में हेल्प करेगा, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन आर स्टमक, प्रोटीन्स जो कि हमारे स्टमक के अंदर उस खाने में प्रेजेंट होंगे उनको डाइजेस्ट करवाएगा। दैट्स ओके अबाउट पेप्सिन। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि थोड़ा हम स्टमक की लेयर्स की बात करें, कि जो हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी, तो हम जब स्टमक लेयर्स में इनकी बात करेंगे, तो फर्स्ट हमने बात की कि सिरोसा, आउटर मोस्ट लेयर है एक तो ये, तो यानी सिरोसा जो है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है जी, आउटर मोस्ट लेयर होगी। और हमने बात की थी कि आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन से टिश्यू की बनी है, तो हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। तो ये हमने बात कर ली, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। ठीक है। उसके बाद में जो हमारी मस्कुलर लेयर आती है, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, और कई कई बार हम बोलते हैं कि ओब्लिक मसल्स भी मिलती हैं। तो ये जो सेकेंड लेयर की जब मैं बात करूँगा, जो कि है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस के अंदर एक हमने बात की थी कि पहले तो ये स्केलेटल प्लस स्मूथ, यानी बीच वाली जो लेयर थी उसकी जब बात की थी, स्केलेटल प्लस स्मूथ थी किसके अंदर, ये ईसोफेगस के अंदर। ठीक है। तो यानी अब जो हम बात कर रहे हैं इस मस्कुलरिस की, तो सारी जो भी ऑल द मसल्स प्रेजेंट आर स्मूथ, स्मूथ मसल्स होंगी एक तो, फर्स्ट थिंग तो यही हो गया। ठीक है। और यहाँ पे कुछ नर्व सेल होंगे किसके बीच में, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में कुछ नर्व सेल्स होंगे, और उन नर्व सेल्स को हम माइंट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं, जो कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाते हैं। तो ये पॉइंट क्या है ना, एक्चुअली कोई बताता नहीं है ऐसे खास अच्छे से, तो इसको हम अच्छे से नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। वैसे कि हमने कहा कि यार ये जो लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, और ये जो सर्कुलर है, इनके बीच में जो है यहाँ पे हमने कहा कि नाव नाव सेल्स कुछ प्रेजेंट हैं। ठीक है।
उनका नेटवर्क प्रेजेंट है, एक्चुअली नर्व सेल्स का नेटवर्क प्रेजेंट है, और इस नेटवर्क को हम बोल रहे हैं क्या, माइंट्रिक प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस, तो यानी इसको माइंट्रिक प्लेक्सस बोला हमने, जो कि हमारी हेल्प करवाता है, विच हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारी हेल्प करवाएगा। दैट्स ओके अबाउट दिस, इतना ही चाहिए हमें। सब म्यूकोसा की बात करेंगे तो इसके पास भी कनेक्टिव टिश्यू भी है, एडिपोज टिश्यू भी है, कुछ ब्लड वेसल्स भी मिलेंगी इसके पास। तो यानी एक तरह से जो हमने बात की सब म्यूकोसा की, सब म्यूकोसा, इसके पास हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करेगी। तो सेकंड हमने कहा इसके पास है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू लार्जली किसके अंदर काम आती है, किसका स्टोरेज, बताओ जरा। फिर उसके बाद हमने कहा इसके अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ब्लड वेसल के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होगी, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, और कुछ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। तो लिम्फोसाइट जैसे कि BOT लिम्फोसाइट पढ़ा हुआ आपने, तो ये हमारी किस में काम करते हैं, कोई नहीं, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, इतने आप थोड़ा सा लगा लीजिएगा ध्यान कि आपका ध्यान आ ही जाए। तो अब हमने देखा कि इसके अंदर भी कुछ टाइप की ओब्लिक मसल्स प्रेजेंट होंगी, ओब्लिक मसल्स के अंदर कुछ प्लेक्सस प्रेजेंट होगा, और जो कंट्रोल करेगा किसको, डाइजेस्टिव ग्लैंड की सिक्रीशंस को। तो उसको हमने बोला कि यार मिजनर प्लेक्सस बोलते हैं उसको। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वाले से क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला MEISSNERS मिजनर्स प्लेक्सस, ये हमारी किस में हेल्प करवाएगा, यहाँ पे सिक्रीशंस किसकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल करता है ये सिक्रीशंस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा मिजनर्स प्लेक्सस। तो मिजनर्स प्लेक्सस की बात कर ली, और यहाँ पे हमने देखा था ये माइंट्रिक प्लेक्सस जो कि हमारी किस में काम करवा रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो इन दो टाइप के प्लेक्सस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यार जो म्यूकोसा है हमारा, लास्टली म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, एक तो कि इनर मोस्ट लेयर हो गया, ठीक है। अब इसको जो बात करेंगे हम जब, तो एक्चुअली ये किसके एब्जॉर्प्शन में इंक्लूड है, तो यहाँ पे हम इसको नोट करते हैं। एक तरह से हमने म्यूकोसा के लिए पॉइंट बनाए जैसे, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि एब्जॉर्प्शन करवाता है विटामिन B12 का, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। तो B12 का एब्जॉर्प्शन हो गया। तो इतना बहुत है हमारे लिए इसमें, इन लेयर्स के बारे में पढ़ने के लिए। स्मूथ मसल्स होती हैं, ये भी सही है, ठीक है, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होती है म्यूकोसा के पास। तो ये हमने आज फेरिक्स, ईसोफेगस और स्टमक और उसकी लेयर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आप अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिएगा, इन सब पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा उनमें। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके कंसेप्ट्स कैसे लगे, और इसमें जो हमने पॉइंट्स ऐड किए हैं एक्स्ट्रा से वो कैसे लगे, और आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट्स ओके। लेकिन यूँ है कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, एकदम टिप टॉप। तो यानी कि एक तरह से हमने फेरिक्स, ईसोफेगस और उसके बाद में स्टमक की बात कर ली इसमें। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की और
बाकी बचे हुए एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की। और उसके बाद में हम उसी वीडियो में बात कर लेंगे मेजर ग्लैंड्स की, जो कि हम 3 टाइप की पढ़ने वाले हैं, तो उन ग्लैंड्स की बात कर लेंगे। सो थैंक्स टू ऑल, thanks for watching our video, and we are just on the way to landing like very high, so please support us. Thanks for watching Rising Stars Academy. Thanks for watching me.